आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 94 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 95 मुलाहिज़ा फरमाएं। हेरोइन का काम करने वाले दूसरों को नशे का आदी बनाते बनाते खुद इस कदर संग दिल बल्कि बेहिस हो चुके थे कि अपने मफाद को खतरे में देखते ही शहर की भरी पूरी बस्तियों में जीते जागते इंसानों को यूं खाको खून में नहलाते थे जैसे वो इंसान नहीं, मिट्टी के बेजान पुतले हों। अजनबी सुल्तान शाह के वजूद से लाख बेखबर सही, लेकिन मैंने उसके करीह चेहरे की जो एक झलक देखी थी उससे अंदाजा लगाया था कि वो पेशावर मुजरिम था। उस एतबार से उसकी पेशावराना जिबिल्लत का तकाजा था कि हम दोनों को अगवा करते हुए ताकुब के मुहूम से इम्कान को भी अपनी नजरों में रखे, मगर वो मुसलसल खामोश था। रास्तों के बारे में वीरा को मुख्तसारा हदायत देने के अलावा कुछ नहीं बोल रहा था, जिसका मतलब यही था कि या तो सुल्तान शाह ने ताकुब नहीं किया था या फिर अजनबी अपनी पूरी कार्रवाई के बारे में इस कदर पुरएतमाद था कि कार रवाना हो जाने के बाद उसने हम दोनों पर से तवज्जो हटाकर पीछे देखने की ज़हमत नहीं की थी। पीछे देखने की सूरत में उसे यह खतरा भी रहा होगा कि कहीं वीरा अकब नुमा आईने में उसकी लम्हा भर की अदम तोजही भांप कर कोई ऐसा कारीवार न कर गुजरे कि जीती हुई बाजी उसके हाथ से निकल जाए। चंद मिनट की कलील सी मुद्दत ही में मेरे आसाब बुरी तरह चटकने लगे और मैंने उसकी बरहमी की परवाह किए बगैर कार में चाय व सकूत तोड़ने का फैसला कर लिया। गाड़ी हिल पार्क से काफी दूर निकल आई है। यार अब तो कुछ बता दो, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। मंजिल पर पहुंचकर सब सामने आ जाएगा, फिलहाल बकवास बंद रखो, उसने खटकने कुत्ते की तरह गुराई हुई आवाज में कहा और लहजा भर गली पिस्तौल की सर्द आहनी नाल मेरी गर्दन से आ लगी, जो चुप होकर फौरन हटा ली गई थी। अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो इसे जहां जी चाहे ले जाओ, मुझे यही उतार दो, मैंने झिझकने की अदाकारी करते हुए खौफजदा लहजे में कहा। बस गोरी चमड़ी के चक्कर में मारा गया, मुझे पता होता कि तुम जैसे लोग भी इसके पीछे हैं तो हरगिज इससे दोस्ती न करता। बुज़दिल खिलाफ तो का वीरा नफरत अंगेज लहजे में बोल पड़ी। पिस्तौल देखते ही सारा इश्क हवा हो गया, शर्म भी नहीं आती कि खुद से मुझे उसके हवाले करने पर तुल गए हो। तुम्हें तो वो ले ही जा रहा है, मैं बेचारा बिला वजह क्यों मारा चाहूं? मैंने बेबसी के साथ कहा। ए लड़ाई बंद करो, वो टपट कर गुर्राया। ये नाटक नहीं है, 2 मिनट पहले लंदन में मिलने के प्रोग्राम बन रहे थे, अब बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। यह अदाकारी नहीं चलेगी। अदाकारी नहीं, यह हकीकत है भाई। मैं कह रहा ये मुझे पट्टी पढ़ा रही थी कि मैं अपना घर बार छोड़कर खामोशी के साथ इसके हमरा लंदन फरार हो जाऊं, फिर वहां हमारे ऐश ही ऐश होंगे। ए मिस्टर, इस बार वीरा गुस्सीले लहजे में अजनबी से मुखातिब हुई थी। मैं इससे ज्यादा तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गाड़ी रोक रही हूँ, तुम इसे गोली मारकर यहीं फेंक दो। ये कहते हुए उसने वाकई ब्रेकों पर हल्का सा दबाव डाल दिया। वो उस वक्त गजब की अदाकारी कर रही थी। अजनबी से गुफ्तगू का आगाज करते हुए ऐसा कोई मंसूबा मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, लेकिन वीरा ने मौका से जबरदस्त फायदा उठाया था। ब्रेक छोड़ो, वो इस तरह तौर पर गुर्राया, वरना गोली मार दूंगा। इस बार उसने कदरे आगे झुककर पिस्तौल की नाल वीरा की पसलियों में पेवस्त कर दी थी। वो सूरत बरकरार थी। मैंने सुरात के साथ सोचा कि मार्टिन के मकान में मेरे हाथों मरने वाले नकाबपोश की तरह अजनबी भी मुझे डैनी की हैसियत से नहीं पहचानता था, वरना अब तक उसका इजहार कर चुका होता। दूसरी बात यह कि अगर वो दाऊद का आदमी ही था तो हीरोइन के वसी कारोबार से जरूर वाकिफ रहा होगा। उन दो निकात के रोशन होते ही अपनी कहानी में हकीकत का रंग भरने के लिए मेरी जुबान एक बार फिर चल पड़ी। इसे मार ही दो तो बेहतर है। अपने शहर में उलझाकर मुझे तकरीबन आमादा कर ही लिया था कि मैं 2-4 किलो हीरोइन लेकर लंदन चला जाऊंगा और जब मुझे करोड़पति बना देगी। मौत को सामने देखकर मुझे होश आया कि मैं इस सफेद कुतिया के चक्कर में क्या करने वाला था। फिर अपनी पसियों में अड़े हुए पिस्तौल के नाल के दबाव की परवाह किए बगैर बायां हाथ घुमा दिया, जो खासी शिद्दत के साथ मेरे सीने पर पड़ा और मैं बेख्तियार कराता हुआ आगे झुक गया। उसी लम्हे वीरा ने नहायत आमियाना अंदाज में बाजारी गालियां बकते हुए सख्ती से ब्रेक लगाया। अजनबी अपनी तमाम तर सख्त गिरी के बावजूद उस सूरत हाल से बुखलाया होता। ब्रेक लगने के झटके से पिस्तौल की नाल वीरा की पसलियों से निकल गई और अजनबी वीरा की सीट की पुश्त गाह का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। मेरे लिए वो मोहलत गनीमत थी। मैंने दोनों हाथों से उसकी कलाई थाम कर उस कदर शदीद झटका दिया कि पिस्तौल उसकी गिरफ्त से निकलकर गियर लीवर से टकराता हुआ अगले पायदान में आ गिरा। क्या हो रहा है? उसी लम्हे मेरे कानों से सुल्तान शाह की मुतवहिश आवाज टकराई। मैंने पिस्तौल उठाते हुए गर्दन घुमा कर देखा तो वो अपनी कार वीरा की गाड़ी के बराबर में ले आता। सब ठीक हो गया, तुम पीछे आओ, वीरा ने तकरीबन चीख कर कहा। उस वक्त तक वो अपनी थमती हुई कार की रफ्तार दोबारा बढ़ा चुकी थी, लेकिन उसी लम्हे अजनबी किसी वहशी गैंडे की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मुझे इतनी मोहलत ही न मिल सकी कि मैं पिस्तौल को पूरी तरह अपने कब्जे में ले सकता। वो मेरे हाथ से निकलकर एक बार फिर पायदान में आ गिरा। अजनबी किसी जोंक की तरह मुझ पर छा जाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना पूरा वजन मुझ पर डाला हुआ था और मैं अगली नशिस्त में फंस कर रह गया था। जहन पर यह खौफ भी मुसल्लत था कि वो बदमाश गैर मुसल्ला जरूर हो चुका था, लेकिन कराटे में अपनी महारत का ऐलान भी कर चुका था। अगर उसे एक ही भरपूर हाथ दिखाने का मौका मिल जाता तो वीरा उसके रहमो करम पर तन्हा रह जाती।
उस खतरनाक सूरत हाल में बस यही एक एहसास तकवीयत का बायस था कि सुल्तान शाह भी हमारे पीछे लगा हुआ था और उसकी गाड़ी में वो एक्सप्लोरर मैगजीन समेत मौजूद था जो मैंने मार्टन के मकान में नकाब पोश को हलाक करके हासिल किया था। करीब था कि शहज़ोर अजनबी मुझ पर पूरी तरह हावी हो जाता और मैं उसके तवानाब बाजुओं और पुश्तगाह के दरमियान जकड़ कर रह जाता कि वीरा ने काम कर दिखाया। उसने अजनबी के जिस्म के किसी बहुत ही नाजुक और हिसास हिस्से पर बाएं हाथ से ऐसी जरद लगाई थी कि एक कर्मनाक चीज के साथ उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसकी खून नशाम गिरफ्त ढीली पड़ते ही मैं सीट में पंजों के बल पूरी कुव्वत से ऊपर उछला और मेरी टक्कर अंदाजे के ऐन मुताबिक उसके चेहरे पर पड़ी। वो एक गुर्राहट के साथ अकमी निशिस्त पर गिर गया और मैं फुर्ती के साथ पायदान से पिस्तौल उठाकर पीछे ही कूद गया ताकि उस बर्तरी को खत्म कर सकूं जो उसे पिछली निशिस्त पर होने की वजह से हासिल थी। वीरा की लगाई हुई शदीद जरब और फिर मेरी टक्कर ने उसे दोरा करके रख दिया था। वो अपने जिस्म को गठड़ी बनाए माही में आग की तरह तड़प रहा था और अपनी दर्दनाक चीखों पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अचानक गुर्राहटें फिर भी उभर रही थी। मैंने उसके पहलू में अकवी निशिस्त संभालते ही उसके जबड़े पर पै दर पै कई जोरदार मुक्के रसीद किए और वो किसी जंगली भैंसे की तरह अपनी सारी तकलीफ को भूलकर मुझसे लिपट पड़ा। वो इलाका आबाद जरूर था मगर सड़कें वीरान थी। कुछ फासले पर ऐसी रोशनियां नजर आ रही थी कि हम अगर उसी तरह लड़ते भिड़ते उधर से गुजरते तो शायद मुदाखलत का सामना करना पड़ता और शायद उसी बिना पर वीरा ने यक बयक कार बाएं तरफ किनारे से लगाकर रोक दी। अजनबी मुझसे उलझा हुआ था। वो जिस्मानी ताकत के एतबार से अगर मुझसे बरतर नहीं तो कमतर भी नहीं था और चंद शदीद तरीन जरबात खाने के बावजूद उसके जारहाना गज़ब में कोई कमी नहीं आई थी। उस वक्त मुझ पर भी कोई अजीब सी धुन सवार थी कि भरा हुआ पिस्तौल हाथ में होने के बावजूद महज ताकत के बल पर उसे ज़ेर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वीरा के कार रोकते ही मुझे सुबकी का कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसी लम्हे अकब में किसी कार के टायरों के चिरचिराने की आवाज के लहजा भर बाद सुल्तान शाह दौड़ता हुआ हमारी गाड़ी के करीब आ पहुंचा था। उस मरहले पर किसी की मुदाखलत मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। मैंने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त तब्दील किए बगैर उसके वजनी नाल से अजनबी की कनपट्टी पर जर लगाना चाही, लेकिन वो अपने बदन का जाविया बदल कर वो चोट बड़ी आसानी के साथ अपने बाजू पर सह गया और उसी के साथ टाइगर से उंगली हटाने की बिना पर पिस्तौल मेरी गिरफ्त से निकल गया, जिसे दोबारा हासिल करना मुहाल था। ठहरो, मैं इसे संभालता हूँ। सुल्तान शाह की आवाज करीब से उभरी। तुम दूर रहो, मैं किसी भेड़िए की तरह गुर्राया। यह मेरा शिकार है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। शायद उस वक्त मेरी अना ही कुछ जोश में आ गई थी कि मैंने उसका गिरबान थाम कर उसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से एक टक्कर रसीद की तो वो गुर्राता हुआ बिल्कुल बेजान होकर मेरे हाथों में आ गया। वो बेहोश हो चुका था, मगर मैं उस वक्त उस कदर मगरूबुल गज़ब हो रहा था कि फौरी तौर पर खुद पर काबू न पा सका और उसके चेहरे पर एक और भरपूर टक्कर रसीद कर दी। मेरे हाथों पर रुके हुए उसके साख्त बदन का तवाजुन इस कदर बिगड़ा हुआ था कि मेरा निशाना कदरे खता हो गया। टक्कर गलत जाविये से पड़ने की बिना पर मेरी पेशानी पर भी शदीद चोट आई और लहजा भर के लिए मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। मैंने बेख्तियार अपने शिकार को छोड़ दिया और अगली निशिस्त की पुश्तगाह का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। चंद सानियों के लिए मेरा ज़हन बिल्कुल तारीक और गर्दो पेश से बेखबर होकर रह गया था। उस दौरान में वीरा और सुल्तान शाह ने यकीनी तौर पर मेरी खबर ली होगी और बेहोश अजनबी को उस तरह पिछले पायदान में छुपाया होगा कि बाहर से किसी को कार में किसी कैदी की मौजूदगी का शुबा न हो सके, मगर मुझे उसमें से किसी बात का इदराक नहीं। मेरे ज़हन से रफ्ता रफ्ता धुन झटना शुरू हुई तो कार यकसा रफ्तार से किसी हमवार सड़क पर दौड़ रही थी। वीरा स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद थी और मेरे कदमों में कैदी बेहोश पड़ा हुआ गहरे गहरे बेतरतीब सांस ले रहा था। मेरे अंदाजे की गलती की वजह से मेरी खोपड़ी पर शदीद चोट आई थी। होश आ जाने के बावजूद भी मेरा सर बुरी तरह धमक रहा था। आज सितारे ये अच्छे थे जो बच गए, वरना ये हमें हाँक कर अपने आका के पास ले जाता। मैंने गहरा सांस लेकर भराई हुई आवाज में कहा और वीरा चौंक पड़ी। तो तुम होश में आ ही गए? वो बोली। हुआ क्या था तुमको? उसे टक्कर मारते हुए सर में चोट आ गई थी, लेकिन ये तो बताओ कि उसे तुम कहां से अपने पीछे लगा लाई थी? मैंने जरा तुरुष लहजे में सवाल किया। मैं उसने हैरत से कहा, फिर चटक कर बोली, मैं क्यों लगा लाती इसे? पहले से ही वहीं कहीं मरा हुआ होगा। मैं धीमे से हंस पड़ा। बस उंगलियां चटका कर कोसना और शुरू कर दो तो खालिस हमारी तरह की शबरातन की मां मालूम होने लगोगी। ये कोई चलता फिरता उचक्का नहीं था जो अचानक नाजिल हो गया। इसकी बातों से तो मालूम ही नहीं हो सका कि ये कौन है और क्या चाह रहा था। इब्तिदा में तो तुम्हें भी सांप सूंघ गया था। सांप नहीं, मैं तुम्हारी जुल्फों की भीनी भीनी मैसूर खुशबू में डूबा हुआ था। अगर उस वक्त ज़हन पर जोर न देता तो ये अब तक हमें किसी बदबूदार गड्ढे में दफन कर चुका होता। तुमने क्या जोर दिया था? तुमने तो इसे मेरे पीछे लगाने में कसर नहीं छोड़ी थी। बस वही एक रुख सूझा था, जमूद तोड़ने का। हिल पार्क में जवान जोड़े अमूमन ऐसे ही चक्रों में आते हैं, या फिर ज्यादा बच्चों वाले खुशहाल घरानों की भीड़ रहती है। बीवी बच्चों से सैकड़ों मील दूर रोजी कमाने के लिए आए हुए मायूस और हसरत ज़दा मुजर्रद बेचारे बस ताक झांक कर ही खुश हो लेते हैं। और अगर वो तुम्हें उतार कर वाकई मुझे ले जाता? उसने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। वो तो मैंने उसे उलझाने की कोशिश की थी, तुम्हारी बरमहल अदाकारी ने उसमें चार चांद लगा दिए।
मैं पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि दाऊद हर कीमत पर हम दोनों को एक साथ देखना चाहेगा। दाऊद का जिक्र कहां से आ गया यहाँ? वो मेरे इंकशाफ पर भूंज के रह गई थी। होश में आएगा तो खुद इसी से पूछ लेना। मैंने हीरोइन के स्मगलिंग का शोशा बिला वजह नहीं छोड़ा था। मैं इब्तिदा ही से भांप गया था कि यह दाऊद का आदमी है और मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि यह कौन है और हमसे इसे क्या प्रकाश है। वो उलझन अमेज लहजा बोली और मैंने कदर ताक्कुफ के बाद उसे उन तमाम नकात से आगाह कर दिया जिन पर गौर करने के बाद मैंने उसकी असलियत के बारे में नताइज अखज़ किए थे और वो हैरत के साथ मेरी मुंतकी गुफ्तगू सुनती रही। उसका मतलब यह हुआ कि लंदन रवानगी का पैगाम गलत था। जो कुछ होना है यही होगा। मेरे खामोश होने पर वो बोली, जरूरी नहीं। मैंने तो हर पहलू पर मनफी अंदाज से गौर किया, लिहाजा इसीलिए यह नतीजा अखज़ किया कि अचानक लंदन रवानगी की इतला देकर उसने तुमको बुखलाने की कोशिश की थी। लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि वाकई तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाने पर आमादा हो और उसने हकीकी प्रोग्राम की इतला देकर एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की हो। अचानक और गैर यकीनी प्रोग्राम सामने हो तो अहम और फौरी नौइयत के कारनामों को जल्द अज जल्द समेटना इंसान की फितरत है। यह बात तय है कि मार्टिन के मकान में अपना एक आदमी गंवा देने के बाद वो तुम्हारी तरफ से शुबहत में मुब्तला हो गया और तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाने से पहले ये यकीन करना चाहता है कि तंजीम की वफादारियों से हटकर तुमने कोई और चक्कर तो नहीं चलाया हुआ है। यह सब तो बाद में सोचा जा सकता है। पहले यह बताओ कि इस कैदी का क्या किया जाए? इसे तो मारना ही पड़ेगा, मैंने मायूसाना लहजे में कहा। बास बरस के बाद इसे आजाद किया तो इसका बास होशियार हो जाएगा। दोस्ती और दुश्मनी का सारा भरम भी खुल जाएगा। वो तुम पर शुबा करता है तो करता रहे, मगर उसे यकीन नहीं बदलना चाहिए। बासपुरस के लिए कोई ठिकाना भी तो नहीं है हमारे पास। वो बुड़बुड़ाई, परवाह न करो, इस वक्त हम शायराए फैसल पर आ गए, बस सीधी ही चलती रहो। मैंने अपने ज़हन में मंसूबा तरतीब देते हुए मुड़ कर देखा तो सुल्तान शाह बहुत कम फासले से हमारे पीछे चला रहा था। तुम्हारा ये साथी बड़ा वफादार मालूम होता है, हर वक्त साये की तरह साथ लगा रहता है। चंद सानियों के सुकूत के बाद वीरा बोली तो उसके लहजे में हसद की हल्की सी बू थी। तंजीम से मुखालफत मोल लेने के बाद हर एक से कट कर रह गया हूँ। तुम्हारे बाद बस इसी पर एतमाद करता हूँ। हर वक्त मेरे पसीने पर अपना लहू बहाने के लिए तैयार रहता है। मैंने उसके जज्बात का पास करते हुए संजीदगी के साथ कहा, साय की तरह पीछे लगा हुआ है। वो अजीब सी हंसी के साथ बोली, मुश्किल से चंद गज के फासले पर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, जरा भी ब्रेक लगाऊं तो सीधा आ टकराएगा। लेकिन इस साफ और सीधी सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत ही क्या है? मैंने कहा, उसी भरोसे पर वो इतने करीब है, फिर वो तुम्हें एक सीधी सादी लड़की समझता है जिसे मैंने अपने दाम में फांसा हुआ है। उसे तुम्हारी असलियत का पता चल जाए तो वो हर लम्हे तुमसे चौकन्ना रहेगा। कहाँ से खरीदा था? वीरा ने मजाकाना लहजे में सवाल किया। तुम्हारी तरफ बिकते होंगे, यहाँ तो बेदाम बेमोल मिल जाते हैं। मैंने कदर तुश लहजे में कहा, क्या इसे भी अपने साथ लंदन ले जाओगे? इस बार वीरा का लहजा तजस्सुस समेत था। फिलहाल तो इरादा नहीं है, वहां इसका काम ही क्या होगा? ले जाओ तो सैर ही कर लेगा, उसने उकसाने वाले अंदाज में कहा। क्या कोई खास बात सोच रही हो इसके बारे में? मैंने चुपते लहजे में सवाल किया। हालात से मार खाया हुआ है मालूम होता है, जब ही इस कदर जी चांद से तुम्हारा साथ दे रहा है। पेट भरा होता तो हर लम्हे तुम्हारी बजाय अपनी सलामती की फिक्र में खोया रहता। खुलकर बात करो, क्या सोच रही हो उसके बारे में? मैंने उलझ कर कहा, लगता है कहीं तुम भड़क न जाओ। कोई बेहुदा बात है तो बेहतर होगा कि उसे जुबान पर न लाओ। वो मेरा जर खरीद नहीं है, उसे मैं अपने भाई की तरह अजीज रखता हूँ। इतनी भी बुराई नहीं है, 2-4 किलो हीरोइन भी साथ ले जाए तो उसकी दुनिया समझ जाएगी। आखिरकार उसके दिल की बात उसकी जुबान पर आएगी। तरकीब मैं बता दूंगी माल छुपाने की, फिर उसे तरकीब बताने के बजाय खुद ही माल ले जाना। मैंने तनख लहजे में कहा, कहीं पकड़ा गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। तो तुम क्या समझ रहे हो? वो रिटाई के साथ बोली, मैं तो ले ही जाऊंगी और वो मेरा जाती बिजनेस होगा। उस आमदनी से तंजीम का कोई वास्ता नहीं होगा। जब भी पाकिस्तान आती हूँ 2-4 किलो हीरोइन ले ही जाती हूँ और आज तक कभी किसी को शुबा तक नहीं हो सका कि मेरे पास गैर कानूनी मंशियात होगी। तुम खिलाड़ी हो और वो अनाड़ी, फिर औरत होने की वजह से भी तुमको राहत मिलती है। सबसे बढ़कर ये कि तुम सफेद फाम हो। सुना है कि हेथरों पर तो मुअज़्ज़ज़ एशियाई तक की तौहीन अमेज तलाशी ली जाती है। वो इस्तिज़ाइया अंदाज में हंसी, मुअज़्ज़ज़ एशियाई, तुम्हारे यहाँ तो शायद खबरें दबा दी जाती है। बाहर जाकर देखोगे वहां की जेल खानों में तुम्हारे कितने सनतकार और सफारतकार सड़ रहे हैं। तुम बकवास कर रही हो, इक्का दुक्का काली भेड़ें हर जगह होती हैं। मैंने उसीले लहजे में कहा, मेरी बात तुम अपने ऊपर न लो। वो मेरी बात काट कर जल्दी से बोली, बात मुअज़्ज़ज़ एशियाओं की हो रही थी, सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, इनमें हिंदुस्तानी, नेपाली और बर्मी सभी आ जाते हैं। बहरहाल मैं इसे यह मशवरा नहीं दे सकता। घर बर्बाद हो गया, फैक्ट्री तबाह कर दी गई, लेकिन इस मुल्क में अभी भी मेरे पास इतने असासे हैं कि मैं उसकी कफालत कर सकता हूँ। अगर रपोशी जरूरी ना होती तो शायद मैं तुमसे सफर के अखराजात बिना मांगता। तुम हमें मंशियात के स्मगलरों की कौम तसव्वुर मत किया करो। वो हंस पड़ी, पता नहीं बाज बातों पर तुम इतने जल्द जज्बाती क्यों हो जाती हो? हालांकि मैं खरी बात कहती हूँ, मैं तुम्हारे हम कौमों में से जितनों को जानती हूँ उनमें से बेशतर स्मगलर ही हैं, मगर तुम्हारे मुआशरे में इज्जत और शान के मालिक हैं। ईमानदारी से सोचो कि कुछ अरसा पहले तक तुम खुद क्या थे। और सवाल बहुत तलख था क्योंकि अपने गिरबान में झांक कर सबसे मुश्किल काम होता है। वो सवाल बहुत तलख था क्योंकि अपने गिरबान में झांकना सबसे मुश्किल काम होता है। लिहाजा मेरे पास खामोश रह जाने के अलावा कोई चारा कर नहीं था।
मैं खिड़की के शीशे से बाहर अंधेरे में घूरने लगा। उस वक्त तक कार ड्रग रोड और मलेर की आबादियों को पीछे छोड़ चुकी थी और उस वक्त वसी और अरीज नदी पर बने हुए पुल पर से गुजर रही थी। शायद वीरा ने भी मेरे वजूद पर तारी होने वाली निदामत को महसूस कर लिया था, इसलिए खुद ही मौजू बदलने की नीयत से बोली, हमें चलते चलते काफी देर हो गई है, आखिर और कितना सफर बाकी है, चलती रहो, अब हम करीब पहुंच गए। मैं धीमी आवाज में कहा। इस बार दाऊद तिलमिला उठेगा। चंद सानियों के सुकूत के बाद वो ख्याल अंगेज लहजे में बोली, लाजमी बात है, उसने एक आदमी मार्टिन की तरफ भेजा, वो मारा गया और दूसरा तुम्हारा ताकुब करते करते लापता हो जाएगा। ऐसी शिकस्त सह जाने के लिए भी बड़े दिल गुर्दे की जरूरत होती है। काश इन लोगों को यहाँ रहते हुए बेनकाब करने का मौका मिलता, मैंने हसरत भरे लहजे में कहा, ताकि लोगों के खूबसूरत नकाबों के नीचे छुपे हुए घनौने चेहरों से तो वाकफियत होती। यहाँ नामुमकिन है, उसने पुरयकीन लहजे में कहा। यहाँ नामुमकिन है, उसने पुरयकीन लहजे में कहा। तो मेरे हालात कर सकते हो, बेनकाब नहीं। ये तंजीम का बुनियादी असूल है कि हर मुल्क में मकामी बड़ों का दर्जा उन्हें दिया जाता है जिनकी मुआशरे में गहरी जड़ें हो और जिनके किरदार बज़ाहिर बिल्कुल बेदाग बल्कि काबिल रिश्क हो। तूने मार्टिन को देख लिया कि वो न सिर्फ मुअज़्ज़ज़ बल्कि उस हद तक काबिल रहम बना हुआ था कि अगर कभी उस पर हाथ डाल भी दिया जाता तो उस मजलूम के हक में दर्दमंद शहरियों के मुजाहरे शुरू हो जाते। यही हाल दाऊद का है। उसकी गिरफ्तारी को हर हाल में सियासी चपकलिश का नतीजा करार दिया जाएगा। अपनी हजरत पूरी करने के लिए तुम्हें इनको इनके छत्तों से बाहर निकालना होगा, बल्कि हाँकना होगा। उसने में मेरे कदमों पर पड़े हुए बेतरतीब कैदी ने होले होले कराना और अपने बदन को जुम्बश देना शुरू कर दिया। मैंने मुखलाकर उसका चेहरा कदमों में दबा लिया ताकि वो अचानक उठने की कोशिश शुरू न कर दे, क्योंकि उस वक्त हम लाहड़ी से गुजर कर बोल सेटल जेल के सामने से गुजर रहे थे। दोबारा वीराना शुरू होते ही मैंने जल्दी जल्दी उसकी तलाशी ले ली, लेकिन उससे छीने हुए पिस्तौल के अलावा कोई हथियार बरामद न कर सका। उस दौरान में वो खासी हद तक होश में आ चुका था। मैंने उसका गिरेबान थाम कर पायदान से घसीटते हुए अपने बराबर निशिस्त पर बिठा दिया। चंद लम्हे तक इधर उधर झूमते रहने के बाद उसका बदन दोबारा सख्ती में आया। शायद वो पूरी तरह होश में आ चुका था, लेकिन जुबान खोलने से पहले सूरत हाल का इदराक करना चाह रहा था। सारा बेहोशियारी दिखाने की कोशिश की तो बेदरेक जहन्नुम वासिल कर दूंगा। मैंने धमकिया मेज अंदाज में उसके पिस्तौल की नाल उसकी गर्दन से लगाते हुए कहा, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? उसने भराई हुई आवाज में सवाल किया। वहीं जहां तुम हमें ले जाते। अब शराफत से ये बता दो कि तुम्हें किसने हमारे पीछे लगाया था? किसी ने नहीं। मैं तुमको किसी वीराने में ले जाकर लूटना चाहता था। तो वीराना आ चुका है, इंतजार किस बात का है? मैंने तंजिया लहजे में कहा। फिर पल भर के सकूत के बाद सर लहजे में बोला, अगर तुम हर धर्मी पर तुले रहे तो गोली मारकर यहीं सड़क पर फेंक दूंगा। ये नेशनल हाईवे है, रात भर तुम्हारे ऊपर से ट्रक और गाड़ियां गुजरती रहेंगी और सुबह तक तुम्हारा कीमत शनाख्त के काबिल भी नहीं रहेगा। जो हकीकत थी वो मैंने बता दी है। उसे स्ना में बाएं तरफ तारों भरे आसमान के साए में चुखंडी के तारीखी खंडरात के आसार नजर आने लगे और मैंने वीरा को उसी तरफ गाड़ी घुमा लेने की हिदायत की। रास्ता वीरा के लिए नया और कच्चा था, इसलिए शदीद हचकोले लग रहे थे, मगर मैं पूरी तरह चौकन्ना था कि कहीं अजनबी कैदी अदम तवाज़ुन का फायदा उठाकर मुझ पर हमला न कर बैठे। मगर वो अपनी जगह बैठा बेचैनी के साथ पहलू बदलता रहा। मैंने महसूस किया कि अपने इबरतनाक अंजाम की तफसील सुनने के बाद उसका हौसला टूट गया था और अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो गया था। नाहमवार रास्ते के बायस गाड़ी के हेडलैम्प की फैलती सुकड़ती रोशनी में वीरा को कुछ इंसानी हेवले अफरा तफरी के आलम में मुख्तलिफ समतों में फरार होते नजर आए तो उसने नहायत तेजानी अंदाज में मेरी तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाना चाहिए। लेकिन मेरे लिए वीरान कब्रों के दरमियान जुआ खेलने वालों से ज्यादा अहम कैदी की जात थी। खंडरात के करीब पहुंचकर वीरा ने कार रोक थी और मैंने अचानक दरवाजा खोलकर कैदी को बेरहमी के साथ नीचे धकेल दिया। वहीं से अजीब अजीब आवाजें निकालता हुआ सुल्तान शाह वाली गाड़ी के हेडलैम्प की रोशनी में नीचे गिरा तो मैं फौरन ही उसके सर पर मुसल्लत हो गया। मुझे उस पर हावी देखकर सुल्तान शाह ने हेडलैम्प ऑफ कर दिए। वीरा अपनी कार की रोशनियां पहले ही गुल कर चुकी थी। हमारे चारों तरफ अचानक ही अंधेरा फैल गया था। तेज रोशनी यकायक मादूम होने की वजह से चंद लम्हों के लिए मेरी निगाहों में अंधेरा छा गया, मगर उस दौरान में मैं उस समत पूरी तरह मुतवज्जा रहा जिधर अजनबी कैदी खड़ा था। यकीनी तौर पर वो भी बसारत की ऐसी कैफियत से दोचार हुआ होगा, लेकिन उस वक्त उसकी जान पर बनी हुई थी, लिहाजा वो नताइज की परवाह किए बगैर फैशाना कुव्वत के साथ मुझ पर टूट पड़ा। असाबी तौर पर मैं किसी भी तसादुम के लिए तैयार था, लेकिन कार में हाथापाई होने के बावजूद मुझे खुली फिजा में उसकी बेपनाह कुव्वत का एहसास न हो सका था। लिहाजा मैंने एक आध कदम पीछे हटकर उसे रोक लिया, लेकिन उस कोशिश में पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। अलग हटो वरना मार दूंगा। अंधेरे में सुल्तान शाह की दरिंदगी से लबरेज आवाज गूंजी। फिर उसके साथ उसने ये अक्लमंदी दिखाई कि वो दोबारा अपनी कार के हेडलैम्प रोशन कर दिए। मेरी आंखें एक बार फिर चुंधिया गई और मैं तेज गुस्सीली आवाज में चीखा, रोशनी गुल कर दो वरना हाईवे से कोई पुलिस पार्टी भी इधर निकलेगी। एक बार फिर अंधेरा हो गया। तारीकी और रोशनी की उस तकरार में मेरा तवाना हरीफ मुझे जेर करने की अंधाधुंध कोशिशों में मसरूफ रहा, मगर मैंने नफतुल अंदाज में मुसलसल उसके चेहरे और खसूसन जबड़ों को उधेड़ने की कोशिशें जारी रखी। हैंड्स अप। अचानक सुल्तान शाह की बुखलाई हुई आवाज गूंजी। मैं हर एक को पहचान रहा हूं, अलग ना हुए तो गोली मार दूंगा।
पल भर के लिए मेरे हरीफ के हाथ पांव सुस्त पड़े थे और मैंने उसे घोंसों की बाढ़ पर रख लिया और देखते ही देखते वो खाक चाटने पर मजबूर हो गया। जहां वो वहीं रहना, आगे ना बढ़ना। मैंने सुल्तान शाह को हाँक लगाई, मगर उस नाम में वीरा जो अब तक बिल्कुल खामोश थी आगे बढ़कर जख्मी हरीफ के सर पर पहुंच गई। आते ही उसने अपनी दाहिनी लात घुमाई थी जो जख्मी के चेहरे पर पड़ी और वो एक कड़ी चीख निकाल कर तड़पता हुआ कई फुट दूर चला गया। वीरा उसके ताकुब में थी। तेरा नाम वीरा है, वीरा लाइट, उसे सवाकाना लहजे में कहा। 30 सेकंड में सच उगलना शुरू ना किया तो ठोकरों ही ठोकरों में भेजा जमीन पर बहा दूंगी। मुझे माफ कर दो मादाम। वो यकायक गिड़गिड़ाने लगा। मुझे असलियत का पता नहीं था। राजा ने तुम्हारा पता बताकर मुझे बस इतना कहा था कि वहां रहने वाली सफेद फार्म लड़की की निगरानी करूं और अगर किसी से मुलाकात करे तो मुलाकाती समेत उसे उठाकर अड्डे पर पहुंचा दूं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मादाम के खिलाफ ऐसी जसारत करेगा। वो जो कुछ कह रहा था मुबहम होने के बावजूद नाकाबिले फहम नहीं था। शायद वो वीरा के नाम, वजूद और मर्तबे से तो वाकिफ था, लेकिन सूरत आशना नहीं था। मगर अब उसका नाम सुनते ही उसका पित्ता पानी हो गया था। राजा, वीरा ने भयानक आवाज में दुहराया। ये मूछों वाला वही सैंडू है जो दिन में दाऊद की गाड़ी चलाता है। जब मादाम जानती है तो मेरी जुबान क्यों खुलवाना चाहती है? वो मिट्टी पर पड़े पड़े खौफजदा आवाज में बोला। दाऊद सेठ को पता भी चल गया कि मैंने तुम्हारे सामने उसका नाम लिया था तो मुझे पीस कर रख देगा। राजा सेठ का मुंह चढ़ा है, सारे काम वही लेता है। असल बात किसी को नहीं बताएगी, मगर हम तीनों जानते हैं कि हमारा असल मालिक राजा नहीं सेठ है। तुम तीनों कौन कौन हो? वीरा ने उसी लहजे में सवाल किया। अलमास दादा आज सुबह से लापता है, तीसरे का नाम तुराब है और बस मैं हूँ। हम सब राजा के हुक्म के गुलाम है, मगर सेठ कभी कभी अलमास दादा को भी मुंह लगा लेता है। वीरा का नाम सुनते ही वो अपनी तमाम चोटों को भूलकर सच बोलने की खुदकार मशीन बन गया था जो बटन दबाते ही चल पड़ी हो।